देखें सेकेंड पार्ट, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वैसे देखें तो बड़ी सिंपल सी बात है, हम कहते हैं भाई 3 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ क्या चीज है? लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए। थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, थोड़ा सा सेकेंड और फर्स्ट लॉ को डिटेल से मैं बात करूंगा। थर्ड लॉ सिंपल है, क्या चीज है? एवरी एक्शन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, every action has its reaction which is equal in magnitude but opposite in direction। ठीक है, हर एक्शन का रिएक्शन है, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, डायरेक्शन में ऑपोजिट होगा। अब इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। कैसे? मैं यहां पे चलता हूं तो क्या होता है कि मैं फ्लोर को पीछे प्रेस कर रहा हूं, फ्लोर मुझ पे आगे फोर्स लगा रहा है, उसका रिएक्शन है। उससे क्या होता है कि मैं मूव करता हूं। बोट है, बोट से क्या है, चप्पू से, मोटर से पानी को पीछे पुश किया जाता है, बोट आगे मूव करती है। इसका मतलब है कि हमने क्या दिया एक्शन, उसके रिएक्शन में आगे मूवमेंट है। आप किसी चीज को हिट करते हैं, आप पे सेम उस तरह से फोर्स लगती है। तो सिंपल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, जब उस पे एक्शन होगा तो उसके अगेंस्ट उसका रिएक्शन होगा। ठीक है, रॉकेट की मोशन बहुत बड़ी एप्लीकेशन है इसकी। रॉकेट प्रोपल्शन में क्या होता है कि रॉकेट से गैसेस, फ्यूल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, रॉकेट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। इसका मतलब है एक्शन है और उसके अगेंस्ट उसको अपवर्ड थ्रस्ट रिएक्शन मिलता है और रॉकेट अपवर्ड मूव करता है। ठीक हो गया, सबसे सिंपल परिंदे हैं। ठीक है, वो परों को फ्लैप करते हैं, नीचे एयर को पुश करते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। इसका मतलब है वो एक्शन था, उसका रिएक्शन था। तो ये डेली लाइफ में सिंपल इसके एप्लीकेशंस हैं। तो हर एक्शन का क्या होगा? रिएक्शन। फिर सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ में क्या चीज है? हम देखते हैं कोई भी हमारे पास अगर एक मैस है, इस मैस के अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। लेकिन ये फोर्स कौन सी होगी? नेट फोर्स। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस। अब आप कहेंगे हमने तो ऐसे नहीं इसको देखा, हम तो पढ़ते हैं F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, क्या चीज है? एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस। और ये इक्वेशन, इसको प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम रिमूव करें तो A इज इक्वल टू के एफ बाई एम। ये जो K है यहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वो इस केस में 1 है। तो ये हमारे पास क्या चीज आ गई? A इज इक्वल टू एफ बाय एम। लेकिन इसकी इक्वेशन ये नहीं है। ठीक है जी, ये असल बात है। अब फिर इसकी इक्वेशन ये नहीं है तो क्या है? तो इसकी इक्वेशन एक्चुअल में हम किस तरह से लिखते हैं? A इज इक्वल टू सम ऑफ F ओवर M, समेशन F ओवर M। ये समेशन F क्या? नेट फोर्स। ये क्या चीज होगी? नेट फोर्स। अब आप लोग कहेंगे सर हमने तो पढ़ा ही नहीं, मैट्रिक में तो हम F इज इक्वल टू एम में ही पढ़ते हैं, इसका मतलब फिर हमने गलत पढ़ा है। ठीक है, क्या चीज है जी? F इज इक्वल टू एम ए, तो फिर हमने गलत पढ़ा है? नहीं, आपने गलत नहीं पढ़ा, लेकिन ये जो F है ना, F, इसका मतलब क्या है? नेट फोर्स। चाहे इसके साथ नेट करके लिख दें, चाहे इसके साथ सम लिख दें, चाहे कुछ ना लिखें, अंडरस्टूड है कि ये कौन सी चीज है? नेट फोर्स है। तो A इज इक्वल टू सम ऑफ F और M। पहली बात ये कि ये इस फॉर्म में भी आपने नहीं देखा, आप कहेंगे कि सेकंड लॉ तो ऐसे था। ठीक है, तो असल इसकी फॉर्म ये है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स
यानी जितनी हम फोर्स लगाएंगे उतना ही एक्सेलरेशन होगा। और m क्या चीज है, जितना मास ज्यादा है उतना एक्सेलरेशन कम है सेम फोर्स पे। जितना मास ज्यादा है उतना एक्सेलरेशन कम है किस पे, सेम फोर्स पे। इसका मतलब है कि मास के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, इसको आपने हमेशा याद रखना है मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। वो क्या चीज है, एक होती है डिपेंडेंट क्वांटिटी, एक होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अब आप अक्सर कुछ बच्चे इस तरह का क्वेश्चन करते हैं, देखें ऐसे कहेंगे m इज इक्वल टू एफ ओवर ए, इस तरह इस इक्वेशन को लिख के कहेंगे देखें ये एक्सेलरेशन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है अगर हम एक्सेलरेशन को बढ़ाएं तो इसका मतलब है कि मास जो है ना उसको कम होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्यों, मास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, मास किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, मास क्वांटिटी ऑफ मैटर है, ठीक है। तो कभी भी हम किसी भी इक्वेशन को उसकी ओरिजिनल फॉर्म से हटा के नहीं लिख सकते। कभी ऐसा नहीं होगा कि इसी इक्वेशन को ऐसे लिख के F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, मैं ये कहूं कि मास बढ़ेगा तो इसका मतलब फोर्स बढ़ेगी, नहीं, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो क्या चीज है, एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा किस पे, फोर्स पे और मास पे, ठीक है। एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा किस पे, फोर्स पे और मास पे। ऐसा नहीं होगा कि मास एक्सेलरेशन पे डिपेंड करे या मास फोर्स पे डिपेंड करे। तो ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। कभी भी ये बहुत बचगाना सा सवाल, मासूमाना सा सवाल होगा कि अगर आप किसी को ये कहें कि एक्सेलरेशन बढ़े तो इसका मतलब तो मास कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो क्या होगा, एक चीज है डिपेंडेंट क्वांटिटी, एक है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो हमने हमेशा क्या करना होता है, जो क्वांटिटी बाकी चीजों पे डिपेंड करती है उसको हमने लेफ्ट पे लिखना होता है, ठीक है जी। लास्ट इसमें बात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सॉरी वो रह गई थी, देखें क्या चीज है कि वो असल में लेक्चर के लिए कुछ और लोग वेट कर रहे हैं ना, तो इस वजह से जल्दी जल्दी मैं बोर हूं। अच्छा, ऐसा है कि यहां पे देखें ये सम ऑफ एफ लिखा क्यों, ये बड़ी खास बात थी जिसके लिए मैंने ये सारी मेहनत की और वो रह जानी थी, ठीक है ना। सम ऑफ एफ क्यों लिखा, ठीक है, देखें अगर मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू एफ बाय एम, ठीक है, अगर मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू एफ बाय एम, इसको मैं चुप करा लूं, ये जो है ना a इज इक्वल टू क्या लिखा, f बाय m। अभी आप देखें इफ एक्सेलरेशन इज 0, अगर एक्सेलरेशन 0 है, भाई एक्सेलरेशन का आंसर क्या आ रहा है, 0। दो तरह हो सकता है एक्सेलरेशन 0, कैसे, या तो m होगा इंफिनिटी, m क्या होगा, इंफिनिटी, ठीक है। a इज इक्वल टू एफ ओवर इंफिनिटी, 1 और इंफिनिटी क्या होता है, 0, इट मींस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। ये तो हो नहीं सकता, क्यों, मास जो है वो इंफिनिटी नहीं हो सकता, मास तो कोई एग्जिस्ट करेगा डेफिनेटली। दूसरी कंडीशन, एक्सेलरेशन 0 कैसे हो सकता है, जब हम कहेंगे f 0 है, क्या होगा कि हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन 0 कब होगा, जब f 0 है, फोर्स नहीं लग रही, ठीक है। अब जरा देखना, ये एक मास है, ये सरफेस ऑफ अर्थ पे प्लेस्ड है, मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं रेस्ट पे हूं, ठीक है। यहां पे क्या होगा, मास सरफेस ऑफ अर्थ पे प्लेस्ड है, इट मींस क्या होगा कि इसका एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0। अच्छा, अब आप देखें क्या इस पे कोई फोर्स नहीं है, ऐसा तो नहीं है, इस पे तो दो फोर्स एक्ट कर रही हैं। दो फोर्सेस कौन सी हैं, एक फोर्स अपवर्ड है, नॉर्मल फोर्स कहें, रिएक्शन फोर्स कहें, ठीक है, एफ एन से इसको शो करें, आर से शो करें, सही है। और एक फोर्स डाउनवर्ड है, कौन सी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेट। इट मींस इस पे तो दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो हमने जो ये बात लिखी थी इसके मुताबिक तो फोर्स 0 होनी चाहिए थी। इट मींस फोर्स 0
नहीं है। फिर क्या चीज जीरो है? सम ऑफ फोर्सेस जीरो है, नेट फोर्स जीरो है। तो अब हमने देखा कि फिर क्या होगा, इसके लिए हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन जीरो तब होगा जब सम ऑफ फोर्सेस जीरो हो। मींस सम ऑफ फोर्सेस का क्या है, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड, नेट फोर्स सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। तो अब आप मेरी बात से एग्री कर गए होंगे कि हमने ये नहीं कहना कि फोर्स जीरो है, बल्कि हमने क्या कहना है, सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। लास्ट चीज इससे रेलेवेंट यूनिट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होगा, F इज इक्वल टू एम ए। यूनिट्स क्या होंगे, मैस को हम किलोग्राम में लें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या चीज होगी, न्यूटन। 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या है, यूनिट इसका न्यूटन। अब ये जो यूनिट है ये एम के सिस्टम में है। फर्स्ट लेक्चर में ये बात होती है जो डायमेंशन या यूनिट से रिलेटेड है, क्योंकि उस तरह आपने अभी नहीं देखा, लेकिन आप इसको जानते हैं। क्या चीज है कि एम के सिस्टम में हमारे पास क्या होगा, फोर्स का यूनिट कौन है, न्यूटन। जो बात इंपॉर्टेंट थी वो क्या, अगर हम इसको लें मैस को ग्राम्स में और एक्सेलरेशन को सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, मैस को किस में लें, ग्राम्स में, एक्सेलरेशन को सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो ये चीज क्या कहलाती है, डायन। 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या चीज होगी, 1 डायन। अच्छा, अब ये डायन कौन है, ठीक है, डायन सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट है। तो ये जिनों वाली डैन नहीं समझना, ठीक है, ये कौन सी चीज है, डायन। अच्छा, अब देखें, यानी ये फोर्स का यूनिट है। अब इसकी और न्यूटन की आपस में क्या रिश्तेदारी है, हम ये देखते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव आता होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखें क्या होगा, F इज इक्वल टू एम ए, 1 न्यूटन, 1 kg 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। 1 न्यूटन 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये आपके पास 1 न्यूटन कितना बनेगा, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। इसका क्या मतलब है, अगर हम 10⁵ डायने इकट्ठी करें तो 1 न्यूटन बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब है न्यूटन बड़ा यूनिट है, डायन छोटा यूनिट है। तो ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, एक दफा बच्चे ने पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि न्यूटन बड़ा ये डायन, तो बाद में मुझे फोन करते हैं, कहते हैं मुझे भूल गया था, लेकिन मुझे वो बात आपकी याद थी कि जो न्यूटन है ना वो इतनी डायनों से मिलके बनता है, ठीक है ना। तो न्यूटन फिर दे हुआ, तो 1 न्यूटन इज इक्वल 10⁵ डायन, और 1 डायन किसके इक्वल होगा, 10⁵ न्यूटन। 1 डायन इज इक्वल टू 10⁻⁻⁵ न्यूटन। तो ये आपने ज़हन में रखना है। लास्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये थोड़ी सी मेरी फेवरेट बात है, आप लोगों को शायद अजीब लगे या बुरी भी लगे कि पता नहीं हमने ये क्या सुना। तो बहरहाल फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। सिंपल सी चीज है, आपसे मैं कहता हूं व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, तो आप क्या कहेंगे कि ये तो सिंपल है, तो हमें पता है, इसमें मसला कौन सा है कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस अनटिल अ फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, इसमें तो कोई बात नहीं है। तो ये कौन सी बड़ी साइंस है इसमें जो आप कह रहे हैं कि कोई नई बात बतानी है। ठीक है, तो देखें
क्या चीज होगी? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। सिंपल सी बात इतनी सी है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा जब तक हम उस पर कोई फोर्स एक्ट ना करें। लेकिन ऐसा नहीं है। असल में ये जो इनर्शिया है ना, ये बड़ी डेंजरस सी चीज है, बड़ी अजीब सी चीज है ना। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? केपलर ने फर्स्ट टाइम, एस्ट्रोफिजिस्ट था केपलर, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर, उसने फर्स्ट टाइम इनर्शिया का वर्ड यूज किया। इनर्शिया का मतलब क्या है? इनर्शिया का मतलब है लेजीनेस, इनर्शिया का मतलब है इग्नोरेंस, ठीक है। अच्छा, क्या मतलब है इसका? लेजीनेस, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का क्या मतलब है? तो इसका यहां से क्या लिंक है फिर? ठीक है, यानी इग्नोरेंस क्या? देखें, ये आपके पास कोई चीज है, मार्कर है जैसे मेरे पास। अब क्या होता है कि मैं इस पे फोर्स लगाता हूं, ऐसे ऐसे मूव हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसने मेरी फोर्स को इग्नोर नहीं किया, इस पे रिस्पॉन्ड किया। फोर्स लगाई, मूव कर गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसने मेरी फोर्स को इग्नोर नहीं किया, इस पे रिस्पॉन्ड किया। इसका मतलब है इसका इनर्शिया कम है, इसकी इग्नोरेंस कम है। ये इनर्शिया है। ये बोर्ड है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, ये मेरी फोर्स को इग्नोर कर देगा। आप में से कोई बड़ी मुश्किल से सुबह उठा होगा, ठीक है, बेड से उठ ही नहीं रहा होगा, वो उसका इनर्शिया है, लेजी है, उठ नहीं पा रहा, ठीक है। अच्छा, तो क्या चीज है? इनर्शिया की चीज कोई इग्नोरेंस। इनफैक्ट क्या मतलब है इस बात का कि अगर मैं किसी चीज पे फोर्स लगाता हूं और वो फोर्स को इग्नोर ना करे तो इसका मतलब उसका इनर्शिया कम है, और अगर मैं उस पर फोर्स लगाऊं और वो इसको इग्नोर कर दे, इसका मतलब है उसका इनर्शिया ज्यादा है। अब आप लेक्चर सुन रहे हैं, मैं आपको कहूं खड़े हो जाओ। अच्छा, अब जो खड़ा हो गया इसका मतलब है क्या हुआ? उसने इग्नोर नहीं किया, और जो नहीं खड़ा हुआ उसने इग्नोर कर दिया, उसका इनर्शिया ज्यादा है। तो ये मेंटल इनर्शिया भी होता है। एक इनर्शिया का लिंक किसके साथ है? फिजिकल अपीयरेंस के साथ, कि आप क्या है भाई, फिजिकली कोई चीज मूव कराते हैं, वो अभी दोबारा बताता हूं। एक कौन सा होगा? मेंटल इनर्शिया, जिद, आप किसी की बात नहीं मानते, ठीक है ना। ये कौन सी चीज होगी? ये मेंटल इनर्शिया है, ठीक है। आपको कहा जाता है लेक्चर आपने पूरा सुनना है, आप कहेंगे हमने पूरा सुन के क्या करना है, फिर जब जाएंगे तो सुन लेंगे, ठीक है ना। ये कौन सी चीज होगी? ये आपका मेंटल इनर्शिया, सही है। अच्छा देखें, अब इसमें फिजिक्स में इसका क्या लिंक है? देखें, हमने क्या कहा? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया बेसिकली क्या चीज है? इनर्शिया बेसिकली मैस है। यहां हमने किसकी बात करनी है? यहां हमने फोर्स की बात करनी है, एक्सेलरेशन की बात करनी है। क्या? A इज इक्वल टू एफ बाय एम। इसका मतलब यह है कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, उसमें एक्सेलरेशन होता है ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैस क्या होगा? कम होगा, तब एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। इट मींस कि क्या चीज है? मैस इज मेजर ऑफ इनर्शिया। किसी चीज का मैस अगर ज्यादा होगा, इसका मतलब है उसकी इग्नोरेंस ज्यादा होगी टुवर्ड्स फोर्स। इनर्शिया क्या चीज होगी? इग्नोरेंस टुवर्ड्स फोर्स। जितना मैस ज्यादा उतना इग्नोरेंस टुवर्ड्स फोर्स ज्यादा, उतना एक्सेलरेशन कम। जितना मैस कम उतना एक्सेलरेशन ज्यादा, उतना इग्नोरेंस टुवर्ड्स फोर्स जो है वो कम होगी। इसका मतलब उसका इनर्शिया कम होगा। तो हम क्या देखेंगे? जिस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा होगा, यानी मैस उसका ज्यादा होगा, उसको चलाना मुश्किल। सादा अल्फाज में आपने याद रखना है, ये चैप्टर 5 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक दोबारा आएगा, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। यानी किसी ऑब्जेक्ट को चलाना मुश्किल, इट मींस उसका इनर्शिया ज्यादा, या चलती हुई चीज को रोकना मुश्किल, तो इसका इनर्शिया ज्यादा, ठीक है। दोनों बातें हैं। क्या होगा? किसी चीज को चलाना मुश्किल, ट्रक है, ट्रक को मूव कराने के लिए आपको ज्यादा फोर्स चाहिए होती है, बड़ा इंजन चाहिए होता है, धक्का लगाना हो तो 5-10 बंदे धक्का लगाएंगे तब चलेगा। सेम ट्रक
माइनर सा मूव करके आ रहा हो, आप उसको रोकना चाहें तो वो आपको रोक देगा, वो नहीं रोकेगा, ठीक है। इसका मतलब उसका इनर्शिया ज्यादा है। तो इनर्शिया क्या हुआ, किसी चीज को चलाना मुश्किल या चलती हुई चीज को रोकना मुश्किल, ठीक है। समझ आ गई बात। लास्ट बात है, इस बात से रिलेटेड एक कोटेशन है और वो मैं जरूरी समझता हूं उसको कोट करना। वो ऐसे है कि इग्नोरेंस इज नॉट बैड बट इग्नोरेंस ऑफ इग्नोरेंस इज डेथ ऑफ नॉलेज। इग्नोरेंस इज नॉट बैड बट इग्नोरेंस ऑफ इग्नोरेंस इज डेथ ऑफ नॉलेज। इस बात का क्या मतलब है, इसी से रेलेवेंट उमर खयाम का एक शेर है जो मरते वक्त उन्होंने कहा था, और वो इस तरह था कि बेड पे पड़े हुए थे, करीबुल मर्ग थे, शागिर्द इर्द गिर्द मौजूद थे। पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि एक एक बंदे की जो है दर्स गाह होती थी, वो उस्ताद होता था, सब कुछ सारे उलूम वही सिखाता था। तो एक तालिब इल्म ने कहा कि उस्ताद मोहतरम हमें कोई बहुत अच्छी सी नसीहत करें, करीबुल मर्ग हैं आप। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तो जाहिल आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मैं हालांकि तबीब थे और अदीब थे, सब चीज़ें, तो शायर थे, तो चर्ब ज़बान लोग होते हैं ना, तेज़। तो एक बच्चा कहता है कि आप कुछ नहीं जानते, तो फिर तो हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो बिल्कुल ही कुछ ना हुए, फारिग, हम तो आपके शागिर्द जो हैं। तो उन्होंने फिर एक शेर कहा था फारसी में, जिसका उर्दू तर्ज में, कि मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम कुछ नहीं जानते। अब इस बात का क्या मतलब है ना, ये बड़ी प्यारी बात है कि उन्होंने इतना इल्म हासिल किया और उसके बावजूद उनको पता था कि बहुत कुछ है, ये तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो वही वाली चीज है कि क्या इग्नोरेंस इज नॉट बैड बट इग्नोरेंस ऑफ इग्नोरेंस इज डेथ ऑफ नॉलेज। जब इंसान जाहिल है ना, कुछ नहीं जानता, कोई बात नहीं है। एक रेडी वाला है, उसको कोई जाके चीज पूछेंगे ना, खैर आजकल तो सारे फिलासफर बन गए टॉक शोज देख देख के, बहरहाल फिर भी ये होगा कि अगर उससे कोई बात पूछेंगे ना तो वो कहे भाई मुझे तो नहीं पता, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप उससे पूछें को मैं साइंस बड़ी जानता हूं, मुझसे पूछो, इसका मतलब वो जाहिल है, उसको नहीं पता साइंस क्या है, ठीक है। तो अगर इंसान जाहिल है ना, वो नहीं कुछ जानता, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो ये समझेगा ना कि मैं जाहिल नहीं हूं, तो सीखेगा नहीं। लिहाजा इंसान को जो है वो सीखना चाहिए, खुद को ये समझे कि मैं मेरे पास कुछ नहीं है, अपने आप को आजिज समझेगा। जब आजिज समझेगा तो कुछ गेन करेगा, अदरवाइज उधर ही जाहिल का जाहिल रह जाएगा। मसलन आप लोगों ने मैट्रिक किया, आपके बहुत अच्छे नंबर थे, आप लोग समझेंगे हमारे तो बड़े नंबर हैं, हम तो बहुत नॉलेज रखते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जब आप सुनेंगे ना, कहेंगे ये तो हमें पता ही नहीं था। तो ये तो बहुत बेसिक है, इल्म बहुत वसी है। ओके, थैंक यू।